ये किसने कहा कि पीएचडी टूटी है? ये इंफॉर्मेशन ही गलत है। किसने कहा पीएचडी टूटी है? अनाउंसमेंट किया, पीएचडी के जो लीडर हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं जी, उन्होंने बोला टूटी है। फिर महबूबा मुफ्ती जी ने बोला टूटी है। तारिगामी साहब स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला टूटी है। तो फिर बोला किसने टूटी है? मतलब 10 साल लगा दिए इन्होंने, मगर अभी तक जो है डेलीवेजर्स रो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेहरबानी करके हमारा जो मसला है, हमारे जो ग्रीवेंसेस है, कोई तो सुनिए। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सुहेल मकबूल का प्यारो बड़ा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर-घर की आवाज कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेजबान सुहेल मकबूल। इस वक्त हम मौजूद है नवाए सुबह यानी एनसी हेडक्वार्टर्स पे। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जिनके साथ हम वक्तन फौक्तन बात करते हैं और जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हाँ नाज़रीन किराम, इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन है सारा हयात शाह। इनसे आज मजीद सियासत के हवाले से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से आप ये बात भी बखूबी जानते हैं कि कल एक स्टेटमेंट या गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज चैनल के साथ जो है जिसमें उन्होंने बताया कि अफसपा को हटाने की जो है सोच विचार जो है हो रही है। तो सबसे पहले मैम वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, मेरे ख्याल से अगर उन्होंने ये कहा है तो हम इसको वेलकम करते हैं। मैं कहती हूँ कि अभी हटाइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो तो स्टॉन्चेस्ट सपोर्टर रहे हैं। उन्होंने तो वो तो हर दिन कहते थे कि ये हटना चाहिए, क्योंकि ये एक ड्रैकोनियन लॉ है जिससे फोर्सेस को अननेसेसरीली ज्यादा इम्यूनिटी मिलती है, क्योंकि उसमें कहा जाता था कि सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ ऐसी है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो अफस्पा है वो आप बिस्मिल्लाह करिए, अभी हटाइए। वाइल वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू, अल्लाह करे कि अभी हटे। और जहां तक बात है कि जो ये उन्होंने कहा है कि सिविलियन एरिया से ट्रूप्स भी हटाए जाएंगे, ये भी बिस्मिल्लाह करके आप अभी करिए, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसे लगता है आप एक डिस्टर्ब जगह में रह रहे हैं जहां सिक्योरिटी फोर्सेस हर 10 मीटर में आपको मिल रहे हैं, बैरिकेड्स लेके आपको रोक रहे हैं। तो सीधे समझ आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस जगह में, दुनिया में। और आप कहाँ देखते हैं इस तरह? आप भी जाते होंगे कश्मीर से बाहर, आप बानीहाल से बाहर निकलिए, काजीगुंड के उस पार देखिए, फिर कुछ है ही नहीं, सारा नॉर्मल। फिर जब हम लखनपुर के उस पार हो जाते हैं तब आपको समझ आता है कि भैया आप चैन की सांस ले सकते हैं। तो वही इस रियासत का भी हाल होना चाहिए, हम लोगों को भी उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पे मुझे भरोसा नहीं है। ये लोग जो रिपोर्टिंग करते हैं और जो दिल्ली तक पहुंचाते हैं उसमें बड़ा फर्क होता है। परसों जब इलेक्शन कमीशन आई तब उन्होंने कहा हाँ पार्लियामेंट इलेक्शंस होंगे लेकिन असेंबली इलेक्शन साइमल्टेनियसली नहीं होंगे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है। जी, सिक्योरिटी रिव्यू करना पड़ेगा। सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए आप रुकिए, बाद में देखते हैं इलेक्शन का क्या होता है, असेंबली इलेक्शन का। तो पीएचडी को तोड़ना क्यों पड़ा? ये किसने कहा कि पीएचडी टूटी है? ये इंफॉर्मेशन ही गलत है। किसने कहा पीएचडी टूटी है? अनाउंसमेंट किया, पीएचडी के जो लीडर हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं जी, उन्होंने बोला टूटी है। फिर महबूबा मुफ्ती जी ने बोला टूटी है। तारिगामी साहब स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला टूटी है। तो फिर बोला किसने टूटी है? मतलब रिसेंटली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने बताया कि देखिए, मैं आपको बात बता दूं, उमर साहब उसमें ओहदेदार नहीं है पीएचडी में। लेकिन आपको क्या वहां के ओहदेदारों में से किसी ने बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जी अब पीएचडी खत्म हो चुकी है? नहीं, ये टीमें जो हैं ये अफवाहें फैलाएंगी। इसी को तो हमें फाइट करना है। ये जो डिवाइड एंड रूल है इसको फर्दर आगे बढ़ने नहीं देना है, इसको अब रोक लगा देनी है। तो पीएचडी अभी भी बरकरार है अपनी? बिल्कुल बरकरार है। वो एक ब्रॉडर मकसद के लिए है पीएचडी हमारे जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे जो छीने गए उनके बारे में है। पीएचडी जो है 35 से 370 उसकी बात करती है।
पीएचडी कहती है कि किस तरह आप लोगों ने उस वक्त हमारे को जेलों में जो है बंद करके हमारे राइट्स खत्म किए, यहाँ उसके बाद हमारे मुंह पे पट्टी लगा दी, कहा कि अब आप बात नहीं करेंगे इसके बारे में। रातों रात ऐसी हवा बनाई गई जैसे क्रिमिनलाइज किया गया 370 और 35A को, उसके बारे में बात करना क्रिमिनलाइज किया। परसों सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला है जी कि आप बात करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसको क्रिटिसाइज करने में, उस डिसीजन को। मुल्क का सुप्रीम कोर्ट आपको बोल रहा है तो करिए ना। इससे पहले भी एक बार बेंच बैठी और उन्होंने कहा इसको कोई नहीं हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठी और उन्होंने कहा इसको कोई नहीं हटा सकता है। और फिर दूसरी बेंच बैठी जिन्होंने कहा कि अब गवर्नमेंट ने हटा दिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शेर कश्मीर जो थे वो बहुत विजनरी थे। उस वक्त में ये विजन होना कि इसमें इस तरह के कानून होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप उम्मीद रखिए ना कि कल को एक और बेंच बैठेगी और वो कहेगी कि आपकी शनाख्त बराबर है, आपकी आइडेंटिटी जो है वो बराबर है, आपका स्टेटहुड बराबर है, आपके राइट्स बराबर है, आपकी लैंड एंड जॉब्स आपकी हैं, तो आप क्यों ना उम्मीद रहेंगे? ना उम्मीदी कुफ्र है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें मदद करेगा। ये लड़ाई कोई गलत लड़ाई नहीं है, ये हक की लड़ाई है, ये सच्चाई की लड़ाई है। ये कोई हम किसी के साथ जंग नहीं छिड़ रहे हैं, हम आर्म्ड नहीं है, हम मुंह से बात करते हैं, हम प्यार से बात करते हैं, हम मोहब्बत से दिल्ली तक बात पहुंचाते हैं। तो मैम अब एक और सवाल, खासकर जिस तरीके से ये भी सुर्खियों में आजकल है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में एक ग्रैंड अलायंस जो है बनने जा रहा है, उसमें खासकर गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी, जो सजाद गनी लून साहब है पीसी और अल्ताफ बुखारी साहब अपनी पार्टी, इसमें खासकर एक ग्रैंड अलायंस जो है बनाने जा रही है। तो क्या तबसरा करना चाहोगे इस बारे में? देखिए, मैं पहले से कहती आ रही थी आप सबको कि ये जो है ये टीम्स है, ABCDE, ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं जी। ये आ रहे हैं नए नए लोग, इनका मकसद एक ही है, आपके वोट्स को काटना, डिवाइड करना, डिवाइड एंड रूल। तो क्योंकि आपको पता है ये पार्टियां खुद दिल्ली में ही लॉन्च होके आई हैं और ऐसा नहीं है कि इन्होंने डिनाई किया है, मैं इन पे कोई इल्ज़ामात नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इन्होंने कभी डिनाई नहीं किया है। तो हमें पता है कि वो लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो ABC पार्टी है जो है वो बीजेपी के सपोर्टर्स है? अपनी पार्टी बनी और मोदी साहब ने खुद लॉन्च की, इंटरनेट पे फोटो है। सजाद साहब खुद जो है कहते थे कि मोदी साहब मेरे बड़े भाई हैं, जो कि अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें कोई बोल रहे हैं कि क्यों, अच्छी बात है। सबके पर्सनल रिश्ते होते हैं, सबकी अपनी आइडियोलॉजी होती है। अब हम उनकी आइडियोलॉजी तो नहीं चेंज कर सकते ना। फिर आप करते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की बात। गुलाम नबी आज़ाद साहब का जब आखिरी दिन था पार्लियामेंट में, मोदी साहब रोए थे उस दिन। लेकिन मैम प्राइम मिनिस्टर तो सबका होता है, प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जो है। एब्सोल्युटली, लेकिन एक आइडियोलॉजी के अंडर जब आप किसी को गाइड करते हैं तो वो लाइक माइंडेड हो जाते हैं ना सारे। ये सब लाइक माइंडेड है ना, ये लोग क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं बीजेपी को और ये ओपनली भी अब साथ में मिलके आ रहे हैं। तो ये नहीं है कि हम इन पे कोई इल्जामात लगा रहे हैं, क्योंकि ठीक है, मतलब कोई अगर मेरी आइडियोलॉजी से अग्री ना करता हो, कन्विंस्ड ना हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुरा है। उसका मतलब ये है कि वो ठीक है, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर हमारी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी से नहीं मिलती है। PSA लाया गया लकड़ी चोरों के लिए, टिम्बर थीफ्स के लिए। ये था PSA का मतलब। PSA का मतलब ये नहीं था मैंने सरकार के खिलाफ मुंह खोला और मुझे पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अंदर बंद किया जाए। आप मकसद देखिए ना कानून का, और फिर आप देखिए कि मिसयूज किस तरह से किया गया। इसलिए ये हमारी जो यंग जनरेशन है उनको पता होना चाहिए, उनको अपनी हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि किस तरह जो है मैनिपुलेशन के जरिए से, किस तरह हालात को एक जरिया बनाकर हमारे ही खिलाफ हमारे ही कानून इस्तेमाल किए गए। अब देखिए, इसमें ये मैं कहूँगी कि एज अ कौम हमारी, एज जम्मू कश्मीर की अवाम हमारी बदकिस्मती है कि हमने बहुत मुश्किल तरीन दौर देखा है पिछले 30-35 सालों में।
सब ने, हम सब ने, इसमें हम सब इक्वली विक्टिम्स रहे हैं। इसमें तो मैं डिवाइड ही नहीं करूंगी, मैं कहूंगी सारे, आप भी, मैं भी, वो भी, ये भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी अम्ब्रेला के अंडर हो, सारे विक्टिम्स रहे हैं। तो ऐसे में जब आज 19 के बाद नई ही नई बातें की गई, पीएसए का जो है मिसयूज वो करना स्टार्ट किया, तो हम इसके साथ नहीं हैं। हमने बार बार इसके खिलाफ बात की है, हमने आवाज़ उठाई है, हमने कहा मत करिए, आप इतना लोगों को मत सताइए कि मतलब इनका सीना फट जाए, मत करिए ये। तो मैम एक और सवाल है, खासकर जिस तरीके से डेली वेजर्स जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी जो है नहीं बनाई गई? देखिए, जो डेली वेजर्स हैं वो भी अपना जो है मुसीबतें वो रोज़ इजहार कर रहे होते हैं कि भाई कुछ तो करिए, क्योंकि ये बेचारे पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये हक की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जी आप हमें रेगुलराइज कीजिए, आप हमें परमानेंट बेसिस पे रखिए। और जब परसों प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी तो यकीन मानिए, मुझे यकीन था कहीं ना कहीं कि आज एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं हुआ डेली वेजर्स परमानेंट जरूर होंगे, लेकिन फिर डिसअपॉइंटमेंट हुई जब उनका जिक्र ही नहीं किया गया। लेकिन मैम ये भी सवाल यह है, खास सवाल आता है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी तो डेली वेजर्स के लिए जो है पॉलिसी क्यों नहीं बनाई गई, उनको रेगुलराइज क्यों नहीं किया गया? देखिए, आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लेती है लोगों को, लेकिन फिर इस तरह लिंगर ऑन कराना 15-15, 20-20 साल तक, जब तक ओवर एज हो जाए वो, फिर उसके बाद वो किसी काम के लायक भी नहीं रहते हैं, क्योंकि इंसान की उम्र भी तो एक फैक्टर होती है। आप 30 साल किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रखेंगे और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि अब देखेगा ये खुद बाद में अब ये क्या करेगा, वो क्या करेगा उसके बाद? नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को गए हुए कितने साल हो गए आपको पता है? 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत गई है। आपको पता है हम किस साल में हैं? हम 2024 में। 10 साल लगा दिए इन्होंने, मगर अभी तक जो है डेली वेजर्स रो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मेहरबानी करके हमारा जो मसला है, हमारे जो ग्रीवेंसेस है, कोई तो सुनिए। लेकिन दिल्ली तक उन्होंने ना अपने कान ऐसे बंद रखे हैं, आंखें ऐसे बंद, वो सुन ही नहीं रहे हैं, इग्नोर, ब्रशिंग इट अंडर द कार्पेट। अब क्या कर सकते हैं? लेकिन हम आज भी गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इन भाइयों को, हमारी बहनों को मेहरबानी करके रेगुलराइज करें। और जो जेलों में हमारे भाई, पूरे मुल्क भर के जेलों में 19 के बाद पड़े हुए हैं, प्लीज उनको वापस जम्मू कश्मीर भेजिए, क्योंकि अब उनके माँ बाप वहां जा भी नहीं पाते हैं। मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उनको, न उनके पास टिकट के पैसे हैं, ट्रांसपोर्ट के पैसे हैं, न वहां किसी होटल या डेरे पे रहने के पैसे हैं। मेहरबानी करके उनकी मुसीबत समझिए।